It's thank you. What you're doing is fabulous. I keep reading the quotes as well in between. It's fabulous. Very nice. What you're writing is very nice as well. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you. In fact, I was just thinking, आज हम बात करते हैं थोड़ा writing के बारे में. That would be really nice. So कौन-कौन लिखता है यहाँ पर? कुछ भी thoughts, diaries, gratitude journal, anything? Just raise your hands. Everyone else, Sonu, Nikita, Khushi, Shivani, and Herman, can we, if you want, you guys can switch on your videos as well so that we can talk. Just when आप लिखते हो, yes, I know, design diva, right? प्रियंका लिखती हैं. और कौन-कौन लिखता है? कुणाल लिखता है. कुणाल क्या लिखते हो आप? सर एक्चुअली मैं डेली सर मोटिवेशनल कोट्स लिखता हूँ एंड सर मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल. सर आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज आ रही है, बोलिए. थैंक यू सर. एंड सर मैं डेली कोट्स लिखता हूँ सर एंड डेली सर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल लाइन लिखता हूँ सर जो अपने लिए जरूरी है. एंड सर मैं टीम के साथ वर्क करता हूँ सर, तो सर कुछ लोगों को इंस्पिरेशन मिले सर, ऐसी कुछ चीजें मैं लिखता हूँ सर जो कि मैं लोगों को अगर बताऊँ तो सर वो कई सारी चीजें. एंड आजकल मैं ज्यादा सर आपकी बातें लिखने लगा हूँ सर, क्योंकि मुझे लगता है जो जिस प्लेटफॉर्म के अंदर, जिस नेटवर्क के अंदर हम काम कर रहे हैं सर, तो आपकी बातें बहुत ज्यादा लोगों को सर हमारे इंडस्ट्री के अंदर हेल्प करती सर लोगों को, जो कि एक गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा पर्सन बनाने के लिए सर. लिटरली सर मैं कल मेरी बिजनेस मीट थी नागपुर के अंदर एंड वहां पे गया था सर, तो वहां पे एक ही चीज हो रही थी सर कि आप ऐसे कोई सराउंडिंग के अंदर आ जाए जहाँ पे आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बनाया जाता है, गुड थॉट्स आपके अंदर आप होते हो, देन आप कोई भी सक्सेस अचीव कर सकते हो. तो सर थैंक यू सो मच. इसके लिए सर आपने बहुत बड़ा योगदान सर हमारे लाइफ में किया है. एंड लिटरली सर कि जो आप आपके सर थॉट्स है, जो आप बोलते हो सर, वो अगर एक पर्सन ने इम्प्लीमेंट कर लिया सर अपने लाइफ में, तो मुझे लगता है सर वो पर्सन की लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है सर. बट बोलते हैं ना सर कि आप तो कई सारी चीजें हमें बताते हो बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते सर. सबसे मेन वही है सर कि कल मैंने एक लाइन सर वहां पे सीखी, अनइम्प्लीमेंटेड नॉलेज इज ऑलवेज बर्डन. मतलब जो हम नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करते होते वो हमारे ऊपर बर्डन होता है. अगर ज्यादा नॉलेज दे अगर उसको इम्प्लीमेंट करना करे सर, तो सर ये कई सारी चीजें मैं लिखता हूँ सर. एंड स्पेशली सर मैं लिखता हूँ अपने थॉट्स सर, जो दिन भर मतलब जो भी चीजें मैं एक्टिविटी करता हूँ सर, वो एवरी बिफोर सर बेड पे जाने से पहले मैं लिखता हूँ सर दिन भर मैंने क्या एक्टिविटी की है, क्या नहीं की है, एंड कौन सी एक्टिविटी मुझे करनी चाहिए थी एंड क्या मेरे से छूट गई, एंड मुझे कल क्या करना है सर. मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ सर एंड देन सर अपने थॉट्स अपने आप से बात करता हूँ सर. तो बोलते हैं ना इस दुनिया में सबसे एक जबरदस्त पर्सन वही है जो आपके साथ हमेशा रहता है. एंड वो खुद, अगर आप खुद के साथ बात नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़े इंसान को आप मिस कर रहे हो सर. ऐसी कुछ चीजें सर. Thank you, that's wonderful, very nice. Thank you so much, Kunal, really appreciate it. Thank you so much. बड़ी अच्छी बात है. बड़ी अच्छी बात की. I think Lord Buddha ने भी ये कहा, if you're not talking to yourself, you're missing talking to the best person on this universe, on this earth. So बड़ी अच्छी बात है कि खुद से बात करना, खुद को जानना, खुद को समझना. I think पूरी जर्नी यही हो जाती है, who am I? और ये हम कई सालों से करते आ रहे हैं कि खुद को खोजना, खुद को जानना, खुद को समझना. I think कल भी मैं सेट पे ये बात कर रहा था कि especially with love, with relationships, with career, with jobs, with everything, I think clarity नहीं हो पाती है. Clarity इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि शायद हम खुद को समझ नहीं पा रहे. जब खुद को सुलझा लेते हैं तो आसपास सब सुलझा हुआ दिखता है, चाहे हमारे कलीग्स हैं, चाहे हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हैं, कुछ भी है. So let's try to sort out here. बात यहाँ तक राइटिंग की आई थी. मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर. ये समटाइम्स जो ये गुड ह्यूमन बीइंग है ना, थोड़ा सा सबके लिए जानना जरूरी है. आई एम श्योर हमारी कंडीशनिंग इस तरह से हुई है दैट वी वांट टू probably, I won't say prove ourselves, but maybe project ourselves as good human beings as well. ठीक है. और ये गुड की कोई परिभाषा नहीं है. Sometimes this good also turns into weakness as well. पहली बात इस बात का ध्यान रखना कि अच्छे का मतलब कमजोर नहीं होता है. ठीक है. ये सबके लिए है जो सुन रहे हैं क्योंकि कभी कभी उस अच्छाई में कमजोरियां भी बहुत आ जाती हैं. तो ये आपको खुद समझना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा, so that you don't fall into the trap of being a good human being. Second, अच्छा ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है. किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है, शायद किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं हो सकता. तो आई वुड सजेस्ट मोर देन अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन
कि जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो, जिस ग्रोथ की तरफ आप जिंदगी में भागते हो, वो ग्रोथ आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जानी चाहिए, एंड देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बीइंग एंड देन इट फ्लोस। क्या होता है जब हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं ना, एक चीज जो मैंने बहुत कीनली ऑब्जर्व की है, जैसे आप जिंदगी में ग्रो करोगे, स्टार्टिंग में तो आई मी माई सेल्फ ही होता है, क्योंकि आप अपने से ऊपर कुछ सोच नहीं पाते हो, क्योंकि आपका सर्वाइवल, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी लग्जरीज, आपका ये, आपका वो, यू आर कॉन्स्टेंटली स्टक इन आई मी माई सेल्फ। But then later on, as you start to move the ladder of success or the ladder of happiness, or as you start to grow slightly higher, or as you start to evolve, expand, learn, unlearn, धीरे धीरे एक बड़ी कमाल की फीलिंग जागृत होती है आपके अंदर, वो धीरे धीरे होती है, और जिसे हम एक्टिंग में कहते हैं करुणा भाव, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एम्पैथी, लव एंड कंपैशन। सो मैंने एक सॉरी एक्टिंग के पोस्ट में एक लिखा भी था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्टिंग, की एक्टिंग के थ्रू ही दिस करुणा भाव जागृत हुआ, दैट बेसिकली मींस एम्पैथी एंड कंपैशन। दिस विल स्टार्ट टू जर्मिनेट इन यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, and once it germinates, then it takes over you, then nothing else can precede or capture you. So don't fall into the trap of being a good human being, or prove to be a good human being, or project being a good human being. I think just be who you are, और उसके अंदर जब एम्पैथी, कंपैशन या फिर करुणा भाव जागृत होगा, तो उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकलेंगी, बहुत सारी चीजें आप करोगे, चाहे वो कोड्स हैं, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो किसी की मदद करना है, चाहे वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है, चाहे वो लव है, चाहे वो कंपैशन है, लेट इट फ्लो आउट ऑफ यू, सो दैट वन, it is absolutely genuine to the T. Because sometimes being a good human being also becomes a projected image, right? So don't, just be slightly careful of not to fall into the projected image, and let that karuna bhav, let that empathy and compassion germinate in you on its own, in its own authentication and in its own originality, so that वो अपने आप चीजें जब निकलती हैं, तो फिर उसका मजा भी अलग होता है, उसकी जेन्युइननेस भी अलग होती है, उसकी ऑथेंटिफिकेशन भी अलग होती है। फिर आप कहीं जाओगे, किसी से बात करोगे, मिलोगे, सब चीजें अपने आप निकलेंगी, फिर कुछ प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, but then it becomes a part of your being. So let everything जो भी आप कर रहे हो become a part of your being. Okay? तो डीप सीटेड चली जाती है ना, आपका कोर बन जाता है उस तरह से, फिर आप कहीं पे भी जाओगे, कैसे भी रहोगे, किसी से भी बात करोगे, it becomes a part of your being and let it flow through you. Okay? Thank you, Kunal. राइटिंग, और कौन कौन क्या क्या लिखता है, बिकॉज राइटिंग की मैं इसलिए बात करना चाह रहा था, अभी आई वाज जस्ट रीडिंग समथिंग, तो मुझे लगा ये बात कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और पहले भी इस बारे में बात की है कि सबसे ज्यादा इश्यू जो है ना, जैसे बॉडी में क्या होता है, जब बहुत सारी चीजें क्लॉट हो जाती हैं, तो बॉडी का सारा सिस्टम हिल जाता है, करेक्ट? बॉडी के अंदर एक्सेस फूड क्लॉट हो जाता है, या बहुत सारी चीजें क्लॉट हो जाती हैं, तो बॉडी का सारा हार्मोनल सिस्टम, केमिकल इम्बैलेंसेस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन सब हिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, जैसे जो लोग ओबीस होते हैं, करेक्ट, उनके अंदर डिजीजेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द स्टमक में बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेटेड है। सो जिस तरह से बॉडी में, दैट इज फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट हो जाती है, तो डिजीज हो जाती है बॉडी, दैट मींस बेसिकली मींस द बॉडी बिकम्स नॉट एट ईज। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन विद द माइंड, जब बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लॉट हो जाती हैं, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं, व्हेन दिस इज नॉट क्लेंस्ड, it will create issues in your life. So writing is extremely important to cleanse all these thoughts. बहुत सारी चीजें आपके जहन में चलती रहती हैं, जितना आप लिखते चले जाते हैं, जितना उस चीज के बारे में डीपली सोचते चले जाते हैं, वहां से क्वेश्चनिंग होती है, वहां से इंटेलिजेंस जागृत होती है, वहां से सवालों के जवाब मिलते हैं, वहां से बहुत सारी चीजें जिंदगी में हल होने शुरू होती हैं। जितना लिखेंगे ना, उतना ज्यादा बेहतर है। अब लिखने में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे पहले ही बात की है, डायरी भी लिख सकते हैं, कुछ आपके थॉट्स हैं वो लिख सकते हैं, कुछ कोट्स लिख सकते हैं, कुछ अच्छा सोचता है वो लिख सकते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं, पॉकेट डायरीज मेंटेन कर सकते हैं, बट राइटिंग इज वेरी वेरी क्लेंजिंग। आई एम श्योर आप सभी ने महसूस खुद ही किया होगा, जो लोग लिखते हैं रोज, आई एम श्योर यू मस्ट एक्सपीरियंस्ड इट, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। और अभी भी सुबह भी आई वाज seeing the video that we were posting about past. A lot of issues happen in the memory, past में,
यहीं पे तो स्टक है हम, यहीं पे तो सारे की सारी दिक्कत है। अगर आज मैं आपसे आपकी मेमोरी निकाल लूं, तो किसको कोई प्रॉब्लम है? अगर आज मैं आपसे आपकी मेमोरी निकाल लूं, आपको आपका नाम तक नहीं पता, डू यू हैव अ प्रॉब्लम एट दिस मोमेंट? Wherever you are sitting, with whomsoever you are there, do you have a problem? सोचो, अगर आज इस समय मेरी मेमोरी निकाल ली जाए, देयर इज नो हिमांशु अशोक मल्होत्रा, तो क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फॉर्चुनेटली सर्वाइवल के लिए सब चीजें हैं। करेक्ट, जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे छत होगी, बाजू में किचन होगा, किचन में खाना पड़ा है, कपड़े पहने हुए हैं, बेसिक सर्वाइवल सेट है। और उसके बाद जब नई मेमोरी जनरेट की जाएगी या क्रिएट होगी कि कौन क्या है, किसका किससे क्या क्या रिलेशनशिप था, किससे किसका रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप चलने वाला है नहीं चलने वाला है, खाना है नहीं है, आज के लिए है कल के लिए होगा कि नहीं होगा, आज के लिए छत है कल के लिए होगी कि नहीं होगी, वो आगे की मेमोरी क्रिएट होगी। but at the moment if we take out your memory, then what happens is there's absolutely no problem। बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, यहाँ पर इस फोल्डर में, especially the memory is a beautiful tool so that you can learn, you can adapt, so that you don't commit the same mistakes again and again, so that you can keep moving forward by learning the lessons, जिसे हम consciousness भी कहते हैं, which keeps driving you, which keeps transcending you, which keeps helping you। Correct। मेमोरी में बहुत सारी चीजें फीडेड है, मेमोरी में इंसिडेंट फीडेड है, मेमोरी में वाक्य है जहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ, बट आपकी एक अवेयरनेस होती है जो आपको याद दिलाती है इस बात को कि यहाँ पे ये इंसिडेंट हो गया है, अब इस इंसिडेंट में नहीं अटकना है, यहाँ पे शायद कोई सबक हो सकता है जिसके लिए पहले मैं अवेयर नहीं था या नहीं थी, लेकिन अब मैं उसके लिए अवेयर हो सकता हूँ, सो दैट आई डू नॉट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन, सो दैट आई कैन क्रिएट अ बेटर फ्यूचर इन माई लाइफ। इतना ही सिंपल है। तो मेमोरी की अपनी शायद बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, unless and until it's helped by or it's provoked by consciousness or awareness। याददाश्त में बहुत सारी चीजें हैं, फोल्डर में बहुत सारी चीजें, इट्स लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, उन फोल्डर्स के, चलो सिंपल कर देते हैं, आपकी बहुत सारी फोटोज हैं, वीडियोस हैं, इतने सालों की बहुत सारी चीजें कलेक्ट करके कहीं रखी होंगी। करेक्ट। जैसे मैं बहुत सारी पिक्चर्स वीडियोस 2004 से जब से बॉम्बे में आया था तब से कलेक्ट करके रखता था, और उनकी क्या वैल्यू होती है, कभी जाके देखते हैं उसकी तरफ? 2010 की क्या पिक्चर्स थी, क्या वीडियोस थे, क्या किया था, या फिर किसी स्पेसिफिक डेज पे जाते हो बिकॉज वहां से कोई मोटिव हल होना है, या वहां से कुछ निकालना है या निकलना है, या वहां से कोई चीज आपको ट्रिगर कर रही है, तो आप जाते हो, देखते हो, और फिर वापस आ जाते हो। ये तो दोबारा जो थॉट आता है अचानक से उसकी तरफ देखने का, या तो कोई ओकेजन होगा जिसकी तरफ जाओगे, या कोई बात याद आती है कि शायद वहां पे वो चीज की थी, कौन सा रेस्टोरेंट था जिस रेस्टोरेंट में गए थे, हम बात को याद नहीं कर रहे, उस रेस्टोरेंट में अब दोबारा जाने का मन कर रहा है, या वो रेस्टोरेंट का कुछ पर्टिकुलर खाना बहुत अच्छा था इसलिए यू गोइंग, सो यू आर गोइंग बैक एंड ट्राइंग टू चेक वेदर द रेस्टोरेंट वाज गुड और नॉट। सो क्या ऑल ऑफ अ सडन एक थॉट आता है, एक अवेयरनेस आती है कि नहीं, मे बी वी कैन ट्राई एंड सी एंड देन वी कम बैक टू इट। So exactly the same thing probably happens with our memory as well. It has to be supported. That's the right word, not provoked, not help. It has to be supported. Only if memory is supported by awareness, then you can make something out of your life. Otherwise, memory का क्या करोगे? पड़ी है, पड़ी रहती है। याददाश्त है, बहुत सारी बातें हैं, पड़ी हैं, पड़ी हैं। वो सिर्फ तंग करने के अलावा और क्या करेंगे बताओ? 5 साल पुरानी बात, 10 साल पुरानी बात, 15 दिन पुरानी बात, इसने ये किया, उसने वो किया, ये एक्सपीरियंस हुआ, बड़ा सिंपल है। मेमोरी में क्या होता है, हर चीज रिकॉर्ड नहीं होती है, क्योंकि अवेयर नहीं होता ना हर चीज करते समय। बहुत सारी चीजें जिंदगी में करते करते हम अनअवेयर होते हैं। करेक्ट, अनअवेयरनेस में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बस एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस अटैच हो जाते हैं मेमोरी से, राइट? चाहे वो अच्छा हो एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस, या बुरे हो, वो आपको पकड़ लेते हैं, बिकॉज at that point of time your body has felt something, right? Your body is feeling something strongly with the emotional sense। जब आपके इमोशंस उसके साथ अटैच हो जाते हैं, जब आप आइडेंटिफाई हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं it gets into an experience, and once you feel an experience it gets recorded in the memory। बहुत सिंपल है।
हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टच, टंग, करेक्ट। ये क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं सारे एक्सपीरियंसेस को गैदर कर लेते हैं, क्योंकि इनका काम एक्सपीरियंसेस लेना है। सेंसेशंस क्या है? एक्सपीरियंसेस तो हैं आपके। किसी चीज को टच करते हो तो एक्सपीरियंस हो जाता है। आग को टच करते हो एक्सपीरियंस हो जाता है, इसके पास नहीं पटकना, ज्यादा आगे जाएंगे तो जल जाएंगे, पेन होगा बॉडी को, करेक्ट। ठंडे पानी को टच करते हो तो एक अच्छा सा महसूस होता है खुद को, गर्मी हो तो बहुत अच्छा महसूस होता है, सर्दी हो तो डर जाते हो, ठंडा पानी में नहीं जाना। ऐसे आइज के साथ है, ऐसे नोज के साथ है जो स्मेल करते हो, या ईयर्स के साथ है जो सुनते हो, या टंग के साथ है जो टेस्ट करते हो। ये सारे आपके सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं? ये एक्सपीरियंसेस जनरेट करते रहते हैं, लेते चले जाते हैं, लेते चले जाते हैं। वो सारे एक्सपीरियंसेस में जो जो आपके काम का होता है, जो जो आपको महसूस होता है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन ज्यादा महसूस होती है, वो डीप सीडेड मेमोरी में आ जाता है। ये तो बहुत सारी चीजें रहे हो, सुबह से लेकर रात तक सारी चीजें याद कहाँ रहती हैं, लेकिन जिससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है वो चीज बहुत स्ट्रांगली याद हो जाती है आपको। वो सारा एक्सपीरियंस बैठ जाता है हमारे अंदर डीपली, और फिर वो मेमोरी में कैप्चर हो जाता है। फिर क्या होता है, जिंदगी के कई समय, कई सालों के बाद, कई महीनों के बाद भी वापस वहीं जाते हो, जिसको ट्रिगर करते हो और परेशान होते हो। आई एम सेइंग एट द मोमेंट why we started this session is about writing, because writing will help cleanse all those emotions, because writing is also a very beautiful feeling and experience and sensations. वो सारी की सारी चीजें धीरे धीरे क्लेंस होनी शुरू हो जाएंगी। सो और राइटिंग से एक और बड़ी कमाल की बात आती है, आप खुद को जान पाते हो, खुद को खोज पाते हो। वरना खुद से बहुत सारे झूठ हम बोलते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी जस्टिफिकेशन खुद को देते हैं हर चीज को करने के लिए। दूसरों से झूठ बोलना आसान है, खुद से झूठ बोलना उससे भी ज्यादा आसान है। क्योंकि उसके लिए जस्टिफिकेशन और भी ज्यादा आसान हो जाती है। जस्टिफाई तो करना है, किसी भी तरह से कर दो। क्या जस्टिफिकेशन है? अगर सुबह 5 बजे नहीं उठ पाए, सुबह 6 बजे उठते हैं, तो जस्टिफिकेशन है यार रात को बहुत लेट हो गया था, छोड़ो ना बाकी सारी चीजें। दूसरों को तो क्या जस्टिफाई करेंगे, खुद को जस्टिफिकेशन हो जाती है, अरे 12 बजे सोए थे, 6 घंटे की नींद तो बड़ी जरूरी है, उसके बिना तो होगा नहीं, बॉडी ऐसे हो जाएगी, बॉडी वैसे हो जाएगी, कल को प्रॉब्लम हो जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई समझे या ना समझे, बट आई विल वेक अप एट 6 राइट नाउ। यू कीप गिविंग जस्टिफिकेशंस टू योरसेल्व्स, और ये जस्टिफिकेशन कुछ और नहीं बल्कि एक दिमाग की कहानी और आपका अपना झूठ है, राइट। और जितना लिखते चले जाते हैं उतना सच्चाई के करीब चले जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, एक तो लिखने से थॉट्स अलाइन हो जाते हैं। जो आपने सुना, जो देखा, जो पढ़ा, जब दिमाग में छप जाता है तो कहीं ना कहीं वो सही सिरे में कलम पे निकलता है। थॉट एब्सोल्युटली अलाइन होगा, जो सोचोगे केवल वही लिख पाओगे। ऐसा हो नहीं सकता कि सोचोगे कुछ और लिखोगे कुछ और। इट हैज टू बी एब्सोल्युटली इन अलाइनमेंट, राइट। सो क्लैरिटी आएगी, थॉट प्रोसेस क्लियर होगा, सेंटर्डनेस आ जाती है, बैलेंसनेस आ जाती है, एक बैलेंस अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ आ जाएगी। एंड देन समवेयर डाउन द लाइन धीरे धीरे क्लेंजिंग अपने आप होनी शुरू हो जाती है। यू बिकम क्लोजर टू हु एम आई, बिकॉज होगा क्या, जब कुछ लिखोगे और उसको वापस पढ़ोगे तो अपने बारे में समझ में आएगा कि वाकई में जो लिखा है यार, ये शायद कुछ और था, मैं कुछ और सोच रहा था। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस विल हैपन एज वेल। यू बिकम क्लोजर टू योरसेल्फ, और फिर वो सारे आपके एक्सपीरियंसेस, आपके सारे सेंसेशंस, आपकी बहुत सारी चीजें जो आपके अंदर दबी पड़ी, वो सब धीरे धीरे फ्लो होनी शुरू हो जाएंगी, बाहर निकलने शुरू हो जाएंगी। सो राइटिंग इज essential. Start to write, and then जब आप लिखना शुरू करोगे, खुद के करीब जानना शुरू करोगे, खुद को करीब समझना शुरू करोगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें फ्लो करेंगी जिसमें और भी लोगों का बेनिफिट होगा, जिसे हम करुणा भाव, एम्पैथी, कंपैशन कहते हैं। Somewhere down the line, when you write and when you express, and let it be, it will also start serving the society in some form or the other. It will start
having a beautiful contribution towards your existence. Because you never know, क्या आप लिख रहे हो, क्या आप महसूस कर रहे हो, क्या आप बता रहे हो, क्या आप शेयर कर रहे हो, उसमें से कौन सी बात किसको कब टच कर जाएगी, वो कब उसकी जिंदगी पलट जाएगी. आपकी एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा वैलिडेशन यही है. हम अपनी एग्जिस्टेंस का जो वैलिडेशन मांगते हैं, जो छोटे मोटे कैरेक्टर एक्नॉलेजमेंट अप्रिसिएशन मांगते हैं सबसे, वो घर वाला से पैम्परिंग केयर अटेंशन, वो अलग है. उससे भी बड़ा आपके एग्जिस्टेंस का वैलिडेशन तो यही ना कि आप ये चाह रहे हो दैट समवेयर डाउन द लाइन you contribute largely or smallly in some form or the other towards its existence. कि हमारे एग्जिस्टेंस की थोड़ी सी कुछ वैल्यू तो हो, वरना आके कर क्या रहे हैं, सिर्फ सर्वाइवल. सर्वाइवल तो एनिमल्स का भी होता है, बट डू दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एक्सिस्टेंस इन सम फॉर्म और द अदर. अगर आपको कॉन्शियसनेस मिली हुई है, आपको अवेयरनेस मिली हुई है, in that awareness, in that consciousness, are you able to do something for the nation or the country or the society or for others or towards this existence in some form or the other? करके देखोगे तो समझ में आएगा. समझ डाउन द लाइन. अब इसमें एक ट्रैप होता है वैलिडेशन का, उसको छोड़ना पड़ता है बस. कि आपने कुछ किया लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और इसमें वैलिडेशन आ जाती है कि नहीं, ओनली वन somebody approves, acknowledge, appreciates me, then I feel good about myself. No, you have to write it and let it be. You can't keep falling into the trap कि किसने देखा, किसने नहीं देखा, किसने क्या कहा, किसका क्या कमेंट है, किसका सही है, किसका गलत है. That's it. Let it be. It's like you fly a kite and then you cut the string. तो पतंग भी आप ही ने उड़ाई, करेक्ट, सारी मेहनत भी आप ही ने की, उसको आसमान तक पहुंचाया भी, और उसके बाद खुद ही स्ट्रिंग को काट दिया. यू लेट इट बी. फिर वो जहां जाना चाहेगी वो वहां जाएगी. और जिसको वैसे भी जहां पहुंचना होता है, चाहे वो कुछ लिखा हुआ हो, कुछ बोला गया हो, कुछ सुना गया हो, जिसको जहां पहुंचना होता है वो पहुंच ही जाता है. उसका आप पे कोई कंट्रोल है नहीं वैसे भी, और होगा भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है. Exactly that Achbaliya line that I spoke. वो कब कहाँ से निकली, कैसे निकली, किसने रिकॉर्ड किया, नहीं रिकॉर्ड किया, कई सालों के बाद कहाँ से टिकटॉक पे वायरल हुई, बहुत सारे लोग आज भी देखते रहते हैं, वो गोल गोल घूमती रहती है. तो मैंने थोड़ा ना रिकॉर्ड की थी अपने फोन से, तो मैंने थोड़ा ना अपने हैंडल पे डाली थी. वो तो कोई बात निकल गई किसी लम्हे पे, किसी ने रिकॉर्ड कर ली, कहीं पहुंचनी थी तो अपने आप पहुंच गई. तो बहुत सारी चीजें अपने आप होती रहेंगी. You just have to be in synchronicity, that's it. You just have to have the right intent and let it flow. Okay? लिखना शुरू करें. It will truly help. Anyone wants to ask anything? Any questions, anything? Regarding writing only, या regarding आप कुछ लिख रहे हैं, या कुछ अटक रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज है, कुछ कहना चाहते हैं, we can talk. चलो मैं पूछ लेता हूँ. हाँ जी प्रियंका बोलिए. As you must have seen in my stories that I do writing as well as I do meditation, because I think काफी टाइम से मैं meditate कर रही थी. I have noted that I used to only sit for like 5 minutes. This was like 3 months back. 5 minutes I used to sit. उसके बाद तो मेरी आँख खुल जाती. And till date, I'm actually able to sit for half an hour. How nice is that? That's Wonderful. the major difference which has happened. Like along with the, but only because I write, because writing gives me more clarity. Like I search for quotes wherever like possible, or maybe say through myself. Like if anything just comes in my mind, I just write it. But वो जब भी मैं combination करती हूँ, I think उससे और better perspective हो जाता है. I do the 5 a.m. That's it. So I just want to share that. Like Wonderful. both together has actually helped me a lot. Wonderful, very nice. Also, of course, quotes हैं, अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं. We are learning something, which is also very, very nice. I also would suggest just start writing about yourself for everyone. Who am I? मैं हूँ कौन actually? इसके बारे में लिखना शुरू करें.
Go back to your childhood, go back to your adolescence. Who actually are you? Are you even clear about it? या फिर जो लोगों ने कह दिया और आपने समझ लिया वो मैं हूं? मतलब हाइपोथेटिकली मैं सच बोलता हूं बचपन में, ठीक है, लेकिन हम ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को आइडलाइज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जब जिनको आइडलाइज इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी बातें बहुत गहरा प्रभाव देती हैं जिंदगी में। उसमें से कुछ लोग आके आपको कह देते हैं कि नहीं आप झूठ बोलते हो, आपने झूठ बोला 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 5 बारी, 10 बारी, 20 बारी। अब क्या हुआ? हमें लगना शुरू हो जाता है कि हम ही झूठे हैं। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो यही है कि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और क्या होता है ना, इट्स लाइक यू, दिस इज यू, और उसके ऊपर से बहुत सारी परत चढ़ जाती है, बहुत सारी लेयर्स। अब वो लेयर्स जो है ना, वही तो आपको तंग कर रही हैं, और क्या है एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपने खुद को समझ लिया है कि मैं ये हूं, जबकि आप ये हो एक्चुअली, जहां से शुरुआत हुई थी। So the more you start writing about yourself, you will start peeling those layers. और उन लेयर्स में तो सेल्फ डाउट है, उन लेयर्स में तो फियर है, उन लेयर्स में तो इन्फ्लुएंसिंग है, उन लेयर्स में तो सब चीजें हैं जहां फंसे हुए हो, क्योंकि किसी ने आपको कुछ कह दिया और आप उस बात में अटक गए और परेशान हो गए, उसी के अंदर गोल गोल घूम रहे हो। फिर वो, सॉरी, कुछ भी हो सकता है। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका भाई भी हो सकता है, आपका लव्ड वन भी हो सकता है, आसपास का एनवायरनमेंट भी हो सकता है, आपका एजुकेशन सिस्टम भी हो सकता है, आपकी सोसाइटी भी हो सकती है, आपकी कम्युनिटी भी हो सकती है। वही तो है, उन्होंने बहुत सारी बातें की, आपने बहुत ज्यादा आइडेंटिफिकेशन उनको दे रखे हैं, उनकी बातों से इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है कि आप अपने आप को भूल जाते हो, और उनकी सोची हुई बात जैसे वो आपको देखते हैं, आप खुद को भी वैसा ही देखते हो। बताओ, जबकि आप अंदर से कुछ और हो। फाइंड योरसेल्फ, हु यू ट्रूली आर। वहीं पे ओरिजिनलिटी है, वहीं पे यूनिकनेस है, वहीं पे ऑथेंटिसिटी है, वहीं पे मैजिक है, वहीं पे सब कुछ। जैसे जब मैं एक्टिंग करता था करता हूँ, खैर, जब स्टार्ट की थी एक्टिंग अराउंड 2004 में सिनेस्टार्स हुआ था, तो समवेयर अराउंड 2002 के आसपास की बात है। तो स्टार्टिंग में स्कूल डेज में तो अवार्ड्स जीतने होते थे, तो मोनो एक्टिंग कंपटीशन करके किसी की भी नकल उतार लेता था, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो नाना पाटेकर हो, चाहे वो उमर शरीफ साहब हो। तो प्लेस व्लेस करता था, वहीं पर उनकी नकल उतारता था, अवार्ड मिल जाता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। उसमें वैलिडेशन चाहिए थी, और तो कुछ चाहिए नहीं था, किसी की भी नकल उतारो, अवार्ड जीतो, काम खत्म, एंड स्टार्ट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। और उस मोमेंट पे उसके बाद जब एक्टिंग शुरू करने की कोशिश की प्रोफेशनली, कॉलेज के अंदर भी थोड़ी चीजें सीखी, सब चीजें की, उस जनरेशन पे, उस मोमेंट पे मुझे याद है शाहरुख खान साहब का बड़ा फितूर था। आज भी होगा, मुझे लगता है बहुत सारे एक्टर्स के ऊपर, कि बहुत सारी क्लोनिंग शाहरुख खान की होती है, उसी तरह से न्यूएंसेस, उसी तरह से रोमांस, उसी तरह से नजरें, उसी तरह से देखना, उसी तरह से बात करना, उन्हीं की तरह वो विस्पर करना जिस तरह से वो करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े सुपरस्टार थे उस मोमेंट पे। तो सबकॉन्शियसली, क्योंकि आप उनको देखते हो, उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, जितना आप इन्फ्लुएंस होते हो उतनी सारी चीजें आपके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। और क्या होता है, आपकी कोर ओरिजिनलिटी पे उसकी लेयर्स लग जाती हैं एक्टिंग में भी। तो जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो एक्चुअली आपको लगता है आप खुद एक्ट कर रहे हो, लेकिन शाहरुख खान साहब का क्लोन बन जाते हो। You start acting like him, you start speaking dialogues like him. And I remember in 2004, after Cinestars ended, I attended a workshop with my teacher. He's still my teacher. और उस समय हैंडीकैम होते थे। तो जब मैं पहली फिल्म की तैयारी कर रहा था, तो उन्होंने हैंडीकैम से 1-2 सीन्स रिकॉर्ड करके दिखाए मुझे, और उन्होंने कहा बेटा ये तो शाहरुख खान का क्लोन लग रहा है, कौन देखने आएगा आपको, जब शाहरुख खान तो ऑलरेडी यहाँ पर है, उनकी फिल्में चल रही हैं, व्हाई वुड पीपल वांट टू वॉच यू? पीपल पे फॉर ओरिजिनलिटी, पीपल वांट टू सी ओरिजिनलिटी। अब होता क्या, इतनी सारी लेयर्स चढ़ जाते हैं, फिर आप बैठते हो अपने साथ। फिर मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने लगे थे कॉन्स्टेंटली सब चीजों को अनडू करने में। दैट इज द टाइम आई डिसाइडेड कि आई एम हैप्पी बीइंग माय वर्स्ट ओरिजिनल, बट आई कांट बी समबडीज बेस्ट क्लोन। सो डू नॉट बिकम क्लोन ऑफ एनीवन एवर। होता क्या है, सारी बातों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और हम उसमें अटक जाते हैं, वो सारी लेयर्स जम जाती हैं। और फिर क्या होता है, लेयर्स के अंदर आप अपने कोर, अपनी ओरिजिनलिटी को भूल जाते हो।
आज जो लोग कहते हैं कि सर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आवाज ऐसी है, आवाज वैसी है, इट्स पीसफुल, इट्स दिस, इट्स दैट, ये आवाज इतनी खराब थी, 2004 की बात है, इसके ऊपर 3 साल काम करना पड़ा था मेरी एक्टिंग में। इट वाज क्रिएटिंग अ हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल। वो इसलिए क्योंकि शायद कंडीशनिंग ऐसी थी या इस तरह से थे। लेकिन धीरे धीरे जब उस पर काम किया गया, क्लासिकल म्यूजिक सीखा गया, समझा गया, वॉइस को, डायलेक्ट को, लिटरेचर को, ठहराव को, पेशेंस को, वोकल कॉर्ड्स को, तब जाके अपने अंदर से अपनी ओरिजिनलिटी निकली। और इस पर तपस्या करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, बट what you get from your core is you, is your originality, not influenced by anybody else. इतने सालों में बस यही सीखा, जितने भी बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब है, चाहे आदित्य चोपड़ा है, चाहे जॉन है, चाहे ऋतिक है, चाहे कोई भी है, what matters is your originality and your authenticity. कोई बड़ा हो सकता है, वो अपने दायरे में, अपने पैमाने में बड़ा है, लेकिन आप भी अपने आप में बहुत कुछ हैं। लेकिन इसका विश्वास तब आता है जब आप अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्ट होते हो, अपनी ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट होते हो। जब आप ही ओरिजिनल नहीं हो, आप में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, आप कैसे कनेक्ट होगे अपने आप से? सो इसीलिए when you start to write, you start to connect to your core, uninfluenced by anybody else, because जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे, आपको समझ में आ जाएगा that maybe you're getting influenced by somebody else. वो लिखावट में दिखना शुरू हो जाएगा, वो सारी लेयर्स दिखनी शुरू होंगी। Once those layers starts to come, you will understand them. Once you understand them, peel off हो जाती हैं। लिखना इसलिए नहीं होता कि हम दूसरों को इम्प्रेस करें, इन्फ्लुएंस करें। लिखना इसलिए होता है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ माय बीइंग एंड आई वांट टू एक्सप्रेस समथिंग। कुछ भी लिखो, और इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं होता कि नहीं, अच्छा ही लिखना। लाइक देयर वाज अ टाइम आई वाज स्ट्रगलिंग टू राइट पोएट्री। मेरा बड़ा मन करता था पोएट्री लिखने का, लेकिन लिख ही नहीं पाता था। शायद सही अल्फाज नहीं मिलते थे, सही शब्द नहीं मिलते थे। लेकिन कुछ टाइम पहले आई स्टार्टेड राइटिंग इट। कहीं से कुछ जर्मिनेट हुआ, कहीं से कुछ कनेक्ट हुआ, कहीं से कुछ महसूस हुआ, एंड आई स्टार्टेड गोइंग डीपर इनटू माय सेल्फ एंड द पोएट्री स्टार्टेड टू कम। मे बी शायद वो सही शब्दों में अभी भी नहीं होगी, मे बी सिर्फ वो एहसास है, सिर्फ अल्फाज हैं, सिर्फ शब्द हैं। लेकिन क्या सही क्या गलत इस ब्रह्मांड में? जरूरी है कि हर शब्द अगर राइम और रिदम में होगा तभी वो पोएट्री होगी? ये किसने कह दिया? ये तो हमने बांध लिया ना कि पोएट्री ऐसी होती है। ऐसे नहीं होती। जैसा मैं लिखूंगा वैसी होगी, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो एहसासों से आना चाहिए, वो तजुर्बों से आना चाहिए, वो अंदर से निकल के आना चाहिए, वो एक्सपीरियंसेस से आना चाहिए। कि इस दुनिया में अनकन्वेंशनल वेज नहीं होते। हिंदी सीधे हाथ से लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। उर्दू लेफ्ट से लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। क्या सही क्या गलत बताओ, सोचो। या हमने ही मान लिया कि राइट टू लेफ्ट होगा तभी सही होगा? आई थिंक संदीप माहेश्वरी जी की बड़ी एक अच्छी बात मुझे याद आ रही है यहाँ पर। उन्होंने एक किताब लिखी थी बहुत पहले, तो ऐसे कुछ उनका सुन रहा था, तो ही सेड इट कि उन्होंने किताब शायद उल्टी लिखी थी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और उन्होंने फिर उसके बारे में बताया था। किताब पता नहीं बिकी नहीं बिकी, कितने लोगों के पास पहुंची, दैट्स immaterial, but what he said was very interesting. He said if you can't read the book from left to right in an unconventional way, how can you think about changing your life in an unconventional way? Because to change your life, you will require a new path, a new perspective, a new सोच। किताब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैसेज बड़ा कमाल का है। सिंपल है ना? You will have to break the patterns, you will have to go for something unconventional। वो तभी होगा जब तक अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। सारा मैजिक वहीं पर है। सारी लेयर्स को पील ऑफ करके कुछ नया निकाल के, खुद के डरों से बाहर निकल के, खुद को कुछ समझा के, समझ के, जागृत करके, लर्न करके, अनलर्न करके, ट्राई करके, एरर करके, गलत करके, सही करके कुछ तो निकलेगा। जो निकलेगा दैट्स अ पार्ट ऑफ योर बीइंग।
और वहीं से सारे फियर्स आपके धीरे धीरे खत्म होने शुरू होंगे, क्योंकि बड़ा सिंपल है ना, जब खुद के बारे में जान जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ढह जाएंगी, बहुत सारी बेतुकी चीजें जिसमें डर लगता है। जब खुद के साथ हाथ मिला लेते हो तो सबसे पहले डर तो लोनलीनेस का ही खत्म हो जाता है, जो इतना बड़ा डर बना रखा है कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा। साथ में अगर हम साथ की बात करते हैं, एक्चुअली साथ भी नहीं, वो वॉइड है जो हम फिल करना चाहते हैं किसी और से। इट्स अ वॉइड, इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स अ नीड। अब वो नीड किसी से फिल करना चाहते हैं, फिर उसी को ढूंढते रहते हैं, फिर उसके पीछे भागते रहते हैं, फिर उसी को बैक करते हैं, उसी को प्लीड करते हैं, उसी को सॉरी बोलते हैं, उसी को गुस्सा करते हैं, फिर दोबारा सॉरी बोलते हैं। ऐसे ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और खुद को परेशान करते जाते हैं, और वहीं से सामने वाला आपको नचाता रहता है, क्योंकि वहीं से फियर्स भी आते हैं, डाउट भी आता है, क्रिटिसिज्म भी आता है, डिप्रेशन भी वहीं है, पैनिक अटैक्स भी वहीं है, सब चीजें वहीं तो है। जिस दिन वो वॉइड छूट जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर लिबरेटेड। बहुत सारे लोग इस शहर में आते हैं, खासकर, जाहिर सी बात है क्योंकि उम्र छोटी होती है तो किसी न किसी का साथ ढूंढते हैं, रूममेट ढूंढते हैं कि साथ में रहेंगे, पीजी में रहेंगे, रूममेट ढूंढेंगे, एक्टिंग करेंगे, कोई भी काम करेंगे। करेक्ट? इस शहर में, बॉम्बे की बात कर रहा हूँ या दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, ढूंढते हैं कि किराया बढ़ जाएगा, खाना बढ़ जाएगा, सब चीजें साथ में हो जाएंगी। 3 महीने बड़ा अच्छा लगता है, चौथे महीने झगड़े शुरू होते हैं, 5वें महीने एक दूसरे पे चोरी के इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं। राइट पारुल जी? मतलब नॉट आप हंस रहे हो तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, बट ऐसा ही होता है। यस इसने ये सर, चुरा होता लिया, है उसने वो ऐसा। चुरा लिया, इसने मेरी ब्रेड खा ली, उसने मेरा बटर खा लिया, इसने मेरा जैम खा लिया, ये हिसाब में नहीं था, वो नहीं था, नहीं था। फिर उसके बाद सोचते हैं थोड़े पैसे ज्यादा कमा के एक काम करते हैं, खुद ही अकेले रह लेते हैं, इससे आपका ही खत्म है, कोई परेशानी नहीं है। यस सर, ऐसा ही होता है। तो फिर जीवन में भी तो ऐसा ही हो रहा है, और क्या हो रहा है? अब है क्या, बात फिजियोलॉजिकल है एक तरह से, राइट? और उसके बाद साइकोलॉजिकल आ जाते हैं, जैसे हम बॉडी और माइंड की बात करें। फिजियोलॉजिकली आप किसी के साथ पीजी में रहते हो, रेंट पे रहते हो, तंग होते हैं, 6 महीने के बाद अकेले रहना शुरू करते हो, 15 दिन शायद अंधेरे में रह नहीं पाते तो लाइटें जला के सोते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे लाइटें भी बंद हो जाती है और आदत पड़ जाती है। बॉडी बिकम्स accustomed to where you're living in that moment, and then you start to enjoy your aloneness, loneliness, कोई भी नाम दे दो उसको। Same things happen psychologically also. The void that you feel inside you, the need that you have inside you, you start searching for that need somewhere. कोई तो दे दे, कोई तो दे दे, कोई तो दे दे। जब लगता है 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल गलत गलत रिलेशनशिप्स में, गलत गलत लोगों के साथ इधर उधर भटकते रहते हो, मांगते रहते हो, प्लीड करते हो, वो वॉइड कहीं से फिल नहीं होता, तो उसके बाद एक बार थक के, हार के उसको ड्रॉप कर देते हो। जब वो ड्रॉप कर देते हो, वहां से जिंदगी शुरू हो जाती है। Now you're independent and liberated. Now you don't need it. नीड में और कनेक्शन में फर्क है। एक है नीड, एक है जरूरत कि इसके बिना मैं रह नहीं पाता। एक है आप खुद में भी परिपूर्ण हो, जैसे आगे बढ़ते हो कोई जुड़ जाता है तो उसके साथ भी परिपूर्णता महसूस करते हो और आगे बढ़ जाते हो। फिर वो आए, वो जाए, वो रुके ना रुके, कहीं जाना चाहे, कहीं नहीं जाना चाहे, वो सब बेमायने है। Come back to yourself. Once you start peeling off all the layers, you come back to yourself. Once you come back to yourself, you become stable. Once you become stable and centered and balanced, all those things, all those projected images, all those projected fears starts to dissipate. Something which is fearless. पूरी स्टेज तो नहीं आएगी फियरलेसनेस की, बट एटलीस्ट कुछ तो एक्सपीरियंस करोगे, कुछ तो इंप्रेशंस फियरलेसनेस के महसूस करोगे। जैसे किसी के साथ रहने के बाद जब अकेले रहना शुरू करते हो, 15, 20, 25 दिन के बाद उस घर में कंफर्टेबल भी महसूस हो जाता है, फिर फियरलेसनेस भी आ जाती है। उसी घर के अंदर जहाँ पे पहले अकेले रह नहीं पाते थे, जहाँ अंधेरे से भी डर लगता था, लाइटें जला के सोते थे, धीरे धीरे लाइटें भी बंद हो जाती हैं, धीरे धीरे अपने आप यू बिकम अकस्टम्ड टू इट। द बॉडी एंड द माइंड विल बिकम अकस्टम्ड टू इट। It's as simple as that. As psychologically, you will become accustomed to dropping that void. You don't need it. And then something new will germinate out of you. Something which is your core, something which is your originality. And you'll start to feel liberated and enjoy that liberation. Because at the end of the day, freedom to हर इंसान को चाहिए.
हर फॉर्म में चाहिए, लिबरेशन तो चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। इसलिए तो अब ऐसा तो है नहीं ना, रिलेशनशिप में आने के बाद हर इंसान बस 24 घंटे खुश ही है। क्या उस रिलेशनशिप के अपने ड्रामा, अपने कॉन्फ्लिक्ट, अपनी परेशानी, अपनी दिक्कतें, अपने एटीट्यूड इश्यूज नहीं है क्या? क्या उसके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है? तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। जैसे शायद हम समझ लेते हैं कि एक बारी शादी होगी तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, एक बार रिलेशनशिप में आ गए तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, एक बारी बच्चा हो गया तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। नो, दिस इज एन इल्यूजन। ठीक होंगी नहीं, ठीक करनी पड़ेंगी। जैसे अकेले रहते हो तो चीजों को ठीक करना पड़ता है, वैसे किसी के साथ जुड़ोगे तब भी चीजों को ठीक करना पड़ेगा। ठीक करनी पड़ती है कि हो जाती है अपने आप? सोचो, अपने आप कुछ हो जाता है इस ब्रह्मांड में बिना कोई एक्शन लिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ अच्छा किए, बिना कुछ समझे? अपने आप तो कभी भी कुछ नहीं होगा। यस आनंद, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, ये आपने जो बोला कि क्लोनिंग नहीं करनी चाहिए, तो वो उसमें मुझे एक सवाल था कि अ, अगर हम हमारे हमारे अंदर सुधार करना चाहते हैं, तो हम जिसको आइडल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, तो उसके अंदर जो गुण होते हैं, तो उस उस उसको हम फॉलो करना चाहते हैं, तो वो क्लोनिंग नहीं होती है ना? तो सुनिए मेरी बात। हमें जब हम क्लोनिंग की बात करते हैं, जैसे आपने कहा आप किसी को आइडल मानते हो, एक होता है हम उसको आइडल मानते हैं और उसी के पीछे आंख बंद करके भटकना शुरू कर देते हैं कॉन्स्टेंटली। जैसे हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है, फॉलोअरशिप बहुत ज्यादा है कि हम एक इंसान को आइडल मानते हैं, करेक्ट, और उसकी बातें आंख बंद करके विश्वास करना शुरू कर देते हैं। हमें अगर हम किसी को, देखो जिंदगी है, जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मुलाकात होंगी, सबके कुछ अच्छे अच्छे गुण आपको दिखेंगे, उन गुणों को ले सकते हो आप, लेकिन किसी की क्लोनिंग नहीं कर सकते। बराबर। जैसे हाइपोथेटिकली अगर मैं एक एक्टर हूँ और मुझे लगता है कि अजय देवगन साहब की इंटेंसिटी आंखों की बड़ी कमाल की है, राइट, अब मैंने अजय देवगन जी को नहीं पकड़ा है, मैंने उस इंटेंसिटी को पकड़ लिया। उस इंटेंसिटी के अंदर से खोज के मैं अपने अंदर की इंटेंसिटी को बाहर निकाल सकता हूँ या नहीं? करेक्ट। अब जैसे मुझे सपोज गोविंदा साहब का डांस बड़ा अच्छा लगता है, करेक्ट। अब लोग क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली कि गोविंदा जैसे डांस करते हैं वैसे ही डांस करने की कोशिश करते हैं। अब एक लेयर और डीप जाते हैं कि गोविंदा जैसे डांस क्यों करते हैं, कभी सोचा है? क्योंकि बहुत अच्छे गाते भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जब हम शब्दों को बहुत अच्छे से गाते हैं तो उसकी महसूसियत बहुत स्ट्रांग होती है, करेक्ट। जब उन शब्दों को गाएंगे और महसूस करेंगे तो अंदर से कुछ बड़ा कमाल का निकलता है, विच इज मैजिकल। ये एक आर्टिस्ट समझ सकता है। तो आप क्या करते हो, आप उस बात को पकड़ लेते हो, उस चीज को पकड़ते हो एक लेयर डीप जाके, ना कि गोविंदा जैसे डांस करते हैं एग्जैक्टली क्लोन करके वैसे डांस कर लिए। आप समझे? तो मैं कह रहा हूँ कि जिसको भी आइडल माने, आइडल तो पहले किसी को मानना ही नहीं चाहिए मुझे लगता है, किसी को भी नहीं। हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ, कोई भी आइडल नहीं होना चाहिए जिंदगी में। मैं अपनी जिंदगी में किसी को आइडल नहीं रखता। हाँ, कुछ कुछ हर इंसान की अच्छी अच्छी चीजें, उन अच्छी चीजों को ग्रहण करो और अपने अंदर समेटो और आगे बढ़ो। क्योंकि क्या होता है ना, खासकर हमारे देश में या अक्रॉस द ग्लोब भी बहुत ज्यादा हो गया है, जब हम एक इंसान को पकड़ लेते हैं ना तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, करेक्ट। जब उसके पीछे पड़ जाते हैं तो कॉन्स्टेंटली उसका गहरा प्रभाव आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। फिर भी आप अपनी पर्सनालिटी को छोड़ते चले जाओगे क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें अपने अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। He or she is just a medium to help you connect to yourself. That's it. अच्छा। Like MS Dhoni could be a medium to help me connect to myself, because maybe I had all the calmness inside me, but because of looking at him and understanding him, मैंने उस calmness को अपने अंदर खोजा। किसी से देख के हम इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन हमें 100% इन्फ्लुएंस नहीं होना है। तभी तो हमारे देश में लोग आंख बंद करके जो हम देखते हैं, जिस तरह का कल्चर है, आंख बंद करते हैं, जो जो कहता है वैसे ही करते चले जाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं क्या सही है क्या गलत है, ना जागृत हो पाते हैं। करेक्ट। वो तो फिर ब्लाइंड फेथ या ब्लाइंड बिलीफ हो जाएगा ना। ब्लाइंड फेथ और ब्लाइंड बिलीफ सुपरस्टिशियस होता है।
हाँ अंधविश्वास जैसे कहते हैं, उसमें तो कोई भी आपसे कभी भी गलत काम करवा सकता है। हम्म, हम्म। हाँ पर और सर जिसको आप आइडल मान रहे हो, आप तो उसके प्रोजेक्टेड इमेज को आइडल मान रहे हो, कि जो उसने आपके सामने प्रोजेक्ट किया है। एक सेकंड, लेट मी जस्ट फिनिश, फिर आप बोलिएगा। हम जिसको आइडल मानते हैं ना, सपोज आप अमिताभ बच्चन को, एम एस धोनी को, किसी भी बड़े से, देखो आइडल उसी को मानोगे जो सक्सेसफुल होगा। ये भी बड़ी कमाल की बात है। करेक्ट। तो जिसको भी आइडल मान रहे हो, जो भी सक्सेसफुल है, वो आपको अपनी प्रोजेक्टेड इमेज दिखा रहा है, लेकिन हकीकत क्या, आपको क्या पता है उसके अंदर? आपको क्या पता अमिताभ बच्चन साहब 24 घंटे कैसे रहते हैं? आपने तो 1 घंटे में उनकी फिल्म देख ली और आप इन्फ्लुएंस हो गए, या उनके 5 इंटरव्यू सुन लिए जो तैयार श्यार होकर मेकअप करके उन्होंने बोल दिया। उसमें क्या सच है क्या झूठ है, आपको क्या पता? हाँ समझे? तो हम प्रोजेक्टेड इमेज को देखते हैं और वहां पे आइडलाइजेशन शुरू कर देते हैं। हाँ तो वो सब नहीं करना है, बराबर उसको रोकना है, क्योंकि सच क्या है आपको पता नहीं। हाँ, उसकी कुछ बात अच्छी लगती है, उस बेसिकली उस बात को, या फिर उसके चरित्र की कोई बात को, या उसका कोई कैरेक्टर, कोई गुण अच्छा लगता है, तो आप अपने अंदर समेटने की कोशिश करो, या उसके अंदर से खुद को खोजने की कोशिश करो। बस इतना ही सिंपल है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है ना, बराबर वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। हाँ कामनेस का कोई फॉर्म थोड़ा ना है। ये तो बराबर हमें लगता है कि हर चीज में ऐसे बैठ जाएंगे तो काम है। कामनेस तो ये भी हो सकती है कि कहीं भी मिडिल ऑफ द चीजों के बीच में बहुत सारे chaos है और आप चल रहे हैं, तो भी आप शांत हम्म हैं। गुणों का, कलाओं का, इनका कोई फॉर्म नहीं होता, तो एब्स्ट्रैक्ट है, तो आप फ्री हो, लिबरेटेड हो। हम्म बोलिए, आप क्या कह रहे थे बीच में? हाँ सर मैं ये बता रहा था कि मैं जो बात कर रहा था आइडल आइडल मतलब मेरे मेरे पापा है तो वो मेरे लिए आइडल है तो फिर वो मेरे सबसे बड़े हितेच्छु होंगे वो मेरा अच्छा चाहेंगे देखिए, तो मेरा सुनिए। तो तो मैं मेरा क्या है कि कई कई बाबत में मेरे को दिक्कतें आती है मेरा जो स्वभाव है वो मुझे परेशान करता है तो मेरे पापा मेरे को जैसे बोलते हैं वैसे मैं कर नहीं पाता हूँ तो हम्म। तो अ, जो आप बोले कि क्लोनिंग नहीं करनी चाहिए तो मेरे पापा जैसे बिहेव कर रहे हैं तो वैसे मैं करूँ तो मेरे अंदर काफी सारे सुधार आएंगे ऐसा मैं अ, देखिए, पता क्या होगा, हाँ अगर आप, ये बच्चे के साथ होता है कि कहीं ना कहीं, मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, आप शायद अपने आप थोड़ा सा समझ पाए। जाहिर सी बात है, जब आप छोटे होते हो तो सबसे पहले अपने माँ बाप को देखते हो। जब माँ बाप को देखते हो तो सबसे पहले आइडलाइजिंग वहीं से शुरू होती है, क्योंकि आपने जिंदगी में किसी को देखा ही नहीं उससे पहले। जैसे जैसे समझ बड़ी होती है, अब 24 घंटे माँ बाप के साथ ही रहते हो। जब 5 साल के होते हो, 6 साल के होते हो, फिर स्कूल जाते हो, फिर आगे पढ़ते हो, 4 चीजें देखते हो, वो बहुत सारी कंडीशनिंग अलग आ जाती है। बट मेनली हम ज्यादा से ज्यादा समय अपने माँ बाप के साथ बिताते हैं, तो उन्हीं के बहुत सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। हाँ करेक्ट। अब क्या होती है, हमें ये भी समझना जरूरी है कि हमारे माँ बाप भी तो परफेक्ट नहीं है। कुछ हम्म खामियां, कुछ नासमझी, कुछ गलतियां, कुछ कमियां उनमें भी हैं। जिंदगी है, वो भी करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं। करेक्ट। हाँ अगर इतना ही है, तो थोड़ा सा ये समझें कि आपके माँ बाप में जो जो अच्छा आपको लगता है आप वो ग्रहण कर लें, जो नहीं अच्छा लगता उसको छोड़ दें। अच्छा, जो अच्छा लगता है उसको भी बड़ा जरूरी है नापना और तोलना आसपास के दुनिया में जहाँ हम रहते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है उससे ज्यादा बेहतर या उससे कोई अच्छा तरीका आपको जीवन जीने का बाहर से भी मिल जाए। आंख बंद करके आइडलाइजिंग, चाहे माँ बाप की हो चाहे किसी की भी, वो सही नहीं है। अच्छा छोटी छोटी चीजों को बारीकियों से समझ के, महसूस करके, 1 सेकेंड, just give me a second. छोटी छोटी चीजों को बारीकियों से समझ के ग्रहण करना है, बिना हम्म उसके नासमझी से ग्रहण नहीं करना है। अच्छा मुझे नहीं पता आपके फादर क्या चाहते हैं, वो एग्जैक्टली वही चाहते हैं जो वो खुद हैं। हम्म क्या वैसा ही बने? हाँ राइट। तो ये तो फिर परंपरा चलती रहेगी ना। देखो जरा, आनंद, होगा क्या, जैसे आपका पापा हैं वैसे आप बनोगे, फिर जैसे आप हो वो भी आपके पापा हैं, और जो आपके बच्चे होंगे वो भी आपके पापा होंगे, फिर आपके बच्चे होंगे वो भी आपके पापा होंगे। तो क्लोनिंग ही तो हो रही है एक तरह से। नहीं मतलब करेक्ट।
उनकी कुछ बातें आपको सही लगती हैं, आप हाँ, एसिमुलेट कर सकते हो तो आप ग्रहण करो। उसके अलावा आसपास से भी बहुत सारी चीजें दिखने को, महसूस करने को, खुद को समझने को मिलती हैं। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बड़ा है। ओल्डर जनरेशन हमेशा वही चाहती है कि जैसे हम हैं वैसे ही नई जनरेशन बिहेव करे। हम्म, करेक्ट, क्योंकि ओल्डर जनरेशन को हमेशा लगता है कि वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सही है एकदम। और उन्होंने अपनी जिंदगी उन तजुर्बों से बिताई और वो डरते भी हैं शायद इस वजह से कि आप कुछ गलत करोगे तो उनको परेशानी होगी और आपको परेशानी होगी। उस डर की वजह से वो एग्जैक्टली आपको अपना क्लोन बनाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा जानबूझ के नहीं होता, सबकॉन्शियसली होता है। जैसे मेरे फादर के बहुत सारे डर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे अंदर आने शुरू हो गए थे। और ये तो मेरी खुश नसीबी है, या उस समय मेरे अपने कुछ जिंदगी की चीजें थी कि मैं कुछ करना चाहता था कि मैं दिल्ली से बॉम्बे आ गया 18-19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में। वरना बहुत हद तक पापा के बहुत सारे गुण मेरे अंदर आ जाते। और क्या होता ना, उनके साथ बहुत सारी चीजें, जैसे कुछ अच्छी चीजें भी आती, कुछ बुरी चीजें भी आ जाती। कुछ उनकी डर, उनकी घबराहट, उनका चीजों को हैंडल करने का तरीका वो भी आ जाता। फिर आज मैं उसी के चक्कर में फंसता चला जाता। क्या होता है जब आप बाहर निकलते हो, चीजें देखते हो, महसूस करते हो, कुछ गलत करते हो, कुछ सही करते हो, आप अपने आप को गैदर भी करते हो, आप अपने आप को समझते भी हो, महसूस भी करते हो। अपने अंदर से कुछ नया भी निकलता है जो एक्चुअली ओरिजिनल है। कुछ चीजें तो डीएनए में आएंगी ही आएंगी, राइट। कुछ चीजें तो आ ही जाती हैं क्योंकि इतनी डीप रूटेड कंडीशनिंग है अपने पेरेंट्स की। हाँ, जो आ गया है उसमें जो सही लगता है उसको रखो, जो नहीं सही लगता है उसको छोड़ो और अपने आप को और खोजो। आपका ओरिजिनल होना बड़ा जरूरी है अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए, क्योंकि इस नए ब्रह्मांड में पुराने फॉर्मूलाज भी नहीं चलेंगे। पुराने फॉर्मूलाज कौन से? जो ओल्डर जनरेशन के फॉर्मूलाज हैं। करेक्ट, नहीं चल सकते। आज की डेट में हम खुद इस बात को समझ सकते हैं। एक इन्फ्लुएंसर कल्चर आ गया, एक यूट्यूबर कल्चर आ गया। क्या 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल पहले तक भी था ये? सोचो, कभी किसी ने सोचा था कि यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से या सोशल मीडिया से पैसे कमाए जा सकते हैं, सर्वाइवल हो सकता है, जिंदगी पलट जाएगी, वर्चुअल रियलिटी इतनी बड़ी हो जाएगी। अब अपने पापा से बात करोगे या कोई भी अपने फादर से बात करें, कहेंगे क्या ये तो बेकार सी चीज है, बकवास सी है, इसका क्या छोड़ो। करेक्ट, लेकिन आज की डेट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आज की डेट में वैलिड है कि नहीं है? हाँ, है। तो बड़ा सिंपल है, नए ब्रह्मांड में पुराने फॉर्मूले चलते नहीं है। करेक्ट, लेकिन वो समझेंगे नहीं इस बात को। कैसे समझेंगे? क्योंकि उनकी परवरिश ही ऐसी नहीं है। समझे? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना खुद को खोजोगे उसमें से कुछ नयापन निकलेगा ना, नए रास्ते निकलेंगे, नए फॉर्मूलाज निकलेंगे। कुछ अच्छी चीजें उनकी लगती है तो ग्रहण कर लो, जो नहीं लगता उसको छोड़ दो और अपने आप को और खोजो। बराबर। दैट विल हेल्प यू टू सेल, क्योंकि आपको जिंदगी के और 30-40 साल भी तो गुजारने हैं। हाँ, करेक्ट, तो नए ब्रह्मांड में पिछले पुराने फॉर्मूलाज कैसे चलेंगे? आज जब एसी के अंदर रहना शुरू कर देते हो तो क्या वापस कूलर पे जाके सोना शुरू करते हो वहां पर? नहीं। किस किस के घरों में एसी लगने के बाद भी कूलर है? ये सब ने कूलर्स को डिस्कार्ड कर दिया है। डिस्कार्ड कर दिया है। एग्जैक्टली द सेम थिंग। डिस्कार्ड तो कर ही देते हो, और डिस्कार्ड क्या करते हो? खुद ही छूट जाती हैं चीज। नई सोच के साथ पुरानी सोच छूट जाएगी। बड़ा सिंपल है, उसके लिए छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट ही जाएगा। एसी जिस दिन घर में आया, कूलर अपने आप बेचारा रास्ता नाप लेता है। उसको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बेचारा कचरे के डब्बे में चला जाता है। उसको पता है मेरी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। आज से पहले तक मेरे अंदर पानी भर भर के मुझे चलाते तब मेरी कोई वैल्यू नहीं रही है। एग्जैक्टली ऐसा होता है। ठीक है। हाँ। Wonderful. Okay, everyone. I also have to leave. I have to go for the shoot. It's wonderful talking Sir, to you before all. leaving, I want to say बोलिए। something. हाँ जी पारुल जी, पारुल, बोलिए 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 पारुल सर जी। मैं ना वो प्रिविलेज लेना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच। मतलब मोटिवेशन वो सारी चीजें तो अलग है, बट आपकी वजह से ना मेरी लाइफ में 2 लोग जुड़े, तेजस्विनी एंड प्रियंका। जब मतलब उनको मैं तेजी और प्रियू बोलती हाँ, हूँ। नाइस। तो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड हो गया है। और वो मतलब उन्होंने मेरे को थैंक यू बोला, बट मैंने बोला कि थैंक्स टू हिमांशु सर कि उन्होंने ब्रिज का काम किया, एक जरिया बने जिनके जरिए मैं उन दोनों लोग से, ब्यूटीफुल सोल से मैं मिल पाई। तो थैंक हाँ, यू सो नाइस मच इज दैट। सर।
Thank you so much. I'm happy to hear this. I'm glad that you guys get connected, and it's beautiful. Thank you. God bless everyone. Thank you. I'll see you back again on the next session. Thank you. Have a nice day, sir. You too. Thank you. Bye. Bye.